मॉर्निंग गर्ल्स, मैं मिसेस संगीता जेकब्स हूँ। आपका सामाजिक विज्ञान के इतिहास की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इतिहास का पहला पाठ, जिसका शीर्षक है फ्रांसीसी क्रांति का भाग 3 पढ़ाऊंगी। पिछली क्लास में मैंने इसी पाठ का दूसरा भाग पढ़ाया था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम पिछले भाग की कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को दोहराएंगे। तो बच्चों, हमने पिछले भाग में हमने ये पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, स्टेट्स जनरल की बैठक कब हुई और किसके द्वारा बुलाई गई थी, नेशनल असेंबली क्या थी, फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कब बना, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और मतदान की विधि क्या थी, और मतदान का अधिकार किन पुरुषों को था या किन व्यक्तियों को था। इसके साथ ही साथ हमने बहुत से प्रतीकों का भी अध्ययन किया था। आज हम फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना पढ़ेंगे। यानी कि फ्रांस में राजतंत्र का अंत कब हुआ और गणतंत्र की स्थापना कब हुई। फ्रांस की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। इसका कारण ये था कि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया था और इसके साथ ही वो प्रशा के राजा के साथ वो गुप्त रूप से वार्ता भी कर रहा था। किस बात की वार्ता कर रहा था? क्या उन लोग के बीच बातचीत हो रही थी? वो ये हो रही थी कि कैसे फिर से लुई 16वें को अपने अधिकार वापस मिल जाएं। ये देखकर अन्य पड़ोसी देश भी चिंता में पड़ गए। वो ये सोचने लगे कि जैसा कि लुई 16वें के साथ उनकी जनता ने किया है, उनकी प्रजा ने किया है, कहीं ऐसा ना हो हमारी जनता या हमारी प्रजा भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे। तो इसके लिए उन्होंने योजना भी बनाई और सन 1789 में गर्मियों के बाद फ्रांस में होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने सेना भेजने की योजना बनाई। परंतु इससे पहले कि वो अपनी योजना को कार्यान्वित करते और अपनी योजना में आगे बढ़ते, अप्रैल सन 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो प्रजा के हजारों लोग सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। ये युद्ध जो था वो एक जंग थी जो कि जनता और उनके शासक एवं कुलीनों के मध्य थी। सेना के सिपाही जो थे वो बहुत अधिक उत्साहित थे और वे देशभक्ति के गीत भी गाते हुए दिखते थे। और ये जो गीत वो गाते थे उसको मार्सले कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मार्सले। और इसकी रचना एक कवि ने करी थी जिनका नाम था रॉजेट डी लायल। रॉजेट डी लायल। ये गीत पहली बार मार्सलेस के स्वयं सेवकियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसलिए इस गाने का नाम मार्सले हो गया था। अब फ्रांस का राष्ट्रगान है ये। क्रांतिकारी युद्धों के कारण जनता भारी क्षति में पड़ गई थी और उसको बहुत आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पुरुष जो थे वो सभी सेना में भर्ती होने के लिए चले गए थे। अब घर की जिम्मेदारी जो है वो
औरतों पे आ गई थी। घर परिवार को देखना, रोजी रोटी का इंतज़ाम करना, ये सारी चीज़ें अब घर की औरतों को देखनी पड़ रही थी। सन 1791 का जो संविधान था उसमें अमीरों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। और उसी समय जब क्रांतिकारी युद्ध हो रहे थे तो कई राजनीतिक दलों की स्थापना भी होने लगी थी। इन राजनीतिक दलों को राजनीतिक क्लब कहा जाता था। और उसी समय एक बहुत ही प्रसिद्ध और सफल क्लब जो बहुत ही एक्टिव था वो सामने आया, वो था जैकोबिन क्लब। इस जैकोबिन क्लब के नेता थे मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। और इस जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे ये समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, यानी कि वो गरीब थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे मोची, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए जैकोबिनों ने यह निर्णय किया कि वे अपने वस्त्र में कुछ बदलाव लाएंगे और वे धारीदार लंबी पतलून पहनेंगे। इसका निर्णय उन्होंने लिया क्योंकि उस समय जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो घुटने तक की पतलून पहनते थे जिसको कि ब्रीचेस कहा जाता था। इसलिए कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका ये एक तरीका था कि वे धारीदार लंबी पतलून पहनेंगे। इस वस्त्र को 100 कुलात के नाम से जाना जाता था। ये 100 कुलात का शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाले, यानी कि पूरे लंबे जिसमें घुटने नहीं थे। और इस लंबी पतलून के साथ ये लोग, जिसको कि 100 कुलात कहा जाता था, इसके साथ वे लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक था। और इसको, ये प्रतीक के बारे में हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। महिलाओं को इसकी अनुमति नहीं थी। सन 1792 में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अन्न के अभाव से परेशान पेरिस वासियों के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त सन 1792 की सुबह वे ट्यूलेरिये के महल, जहाँ के लुई 16वां रहता था, पर धावा बोल दिया। लुई 16वें के जो गार्ड्स थे, रक्षक थे, उनको मार डाला और लुई 16वें को बंधक बनाकर रख लिया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल भेजने के नियम को पारित किया। इन पर देशद्रोह का आरोप था। न्यायालय द्वारा लुई 16वें को मौत की सज़ा सुनाई गई और 21 जनवरी सन 1793 में प्लेस डी लॉ कॉनफोर्ट नामक स्थान पर सार्वजनिक रूप से उनको फांसी दे दी गई। जब लुई 16वें को बंदी बना लिया गया था, उस समय सरकार जो थी वो समाप्त हो गई थी और अब नए चुनाव का समय आ गया था। उस समय 21 वर्ष से अधिक पुरुषों, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, उनको मतदान का अधिकार दिया गया। नई असेंबली का निर्माण हुआ जो कि कन्वेंशन के नाम से जानी जाने लगी।
21 सितंबर को 1792 में फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया और फ्रांस को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया। गणराज्य का अर्थ है जनता के द्वारा अपनी सरकार और उसके नेता का चुनाव करना। अब हम देखते हैं कि सन 1793 से लेकर 1794 तक मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का शासन चला और इसका शासन जो है वो आतंक राज के नाम से जाना जाता है या रेन ऑफ टेरर। रॉबेस्पियर की दंड की नीति बहुत ही कठोर थी और उसने अपने शत्रुओं, जितने भी उसके शत्रु थे, चाहे वो कुलीन वर्ग के हों, पादरी वर्ग के हों या अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य हों, जिनको उसकी कार्यशैली पसंद नहीं थी या जो उनसे असहमति रखते थे, चाहे भले वो उसके पार्टी के सदस्य हों, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। न्यायालय ने दोषी लोगों को, जिनको वो दोषी पाए, उनको गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर धड़ से अलग करवा दिया। गिलोटिन बच्चों क्या होता है? गिलोटिन एक 2 खंभों वाला दो खंभों की आरी लगे हुए एक मशीन होती है जिसमें 2 खंभे होते हैं और उसमें एक बड़ी सी आरी लगी रहती है। और यहाँ नीचे जो जगह आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे खांचा गोल सा बना हुआ है। तो यहाँ पर जिसको भी गिलोटिन पे चढ़ाना होता था उसको यहाँ बैठा दिया जाता था और फिर उसका सर यहाँ रख देते थे और एक लीवर होता था जिससे कि ये जो आरी है वो जल्दी से उसके गर्दन पर आ जाती थी और उसका सर धड़ से अलग हो जाता था। तो ये गिलोटिन नाम की एक मशीन है और इसके ये 2 खंभे हैं जिससे कि आरी लटकती रहती थी। इस मशीन का आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, इसलिए इस मशीन का नाम गिलोटिन है। रॉबेस्पियर ने अपने शासनकाल में सबकी कीमतों की सीमा तय कर दी थी, यानी कि एक फिक्स रेट कर दिया था। मजदूरों एवं अन्य सामानों की कीमतें भी तय कर दी थी। गोश्त और पावरोटी का रैशनिंग कर दिया था, यानी कि उनका भी फिक्स रेट कर दिया था और उनको आसानी से ये पावरोटी और गोश्त प्राप्त हो सकता था। फिर किसानों को ये अनुमति थी कि वे अपना अनाज शहर ले जा कर के तय की हुई कीमत पर बेचने जा सकते थे। फिर रॉबेस्पियर ने सफ़ेद आटा, जो कि बहुत ही महंगा होता था, उस पर रोक लगा दी थी और उसने साबुत गेहूं के आटे की रोटी अनिवार्य कर दी थी। ये जो साबुत गेहूं की रोटी जो होती थी उसको समता रोटी कहते थे। ये समता रोटी के नाम से जानी जाती थी। समता रोटी का क्या मतलब है कि जनता के या प्रजा के सभी लोग समान गेहूं के आटे की रोटी खाएं, कोई अच्छा या बुरा नहीं, लेकिन सब समान रोटी खाएं। फिर इसके साथ जो सर और मैडम की लोगों को संबोधित करते थे, सर और मैडम के नाम से, उस संबोधन को उसने समाप्त कर दिया था। अब प्रजा में जो स्त्री पुरुष होते थे
वो एक दूसरे को नागरिक या नागरिका के नाम से संबोधित करते थे। फिर रॉबेस्पियर ने चर्च को बंद करवा दिया था और चर्च के जो भवन थे उनको बैरक और दफ्तर में परिवर्तित कर दिया था। रॉबेस्पियर की नीतियों से लोग बहुत अधिक आतंकित थे और उसके स्वयं के जो समर्थक थे वो त्राही त्राही करने लगे थे। जुलाई 1794 ईस्वी में न्यायालय ने रॉबेस्पियर को दोषी पाया और उसको भी गिलोटिन पे चढ़ा करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब हम देखें कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस क्या है। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान का निर्माण हुआ। संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, यानी कि जिसके पास संपत्ति नहीं थी उनको मत का अधिकार नहीं दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका थी जो अब समाप्त हो गई थी, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा विधान परिषदों से अक्सर होता रहता था। तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। तो बच्चों, आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं आपको 2 प्रश्न भी दूंगी जिसको आप अपनी रफ कॉपी में लिखिएगा और नोट्स भी बनाइएगा। थैंक यू।